Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathor from Chem Pandit. आज शुरू करेंगे फ्रेश न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. What is a cell? CELL. Cell is the smallest fundamental, structural and basic unit of an organism. इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है. मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल वो सेल से बना होता है. जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक से बनती है बिल्कुल उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है. सेल्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं कि सेल्स क्या है. सेल बेसिकली मेजर स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ एन ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो उसका बेसिक यूनिट है, ये भी कह सकते हैं कि उसका जो है फाउंडेशन यूनिट कह सकते हैं. मतलब सबसे छोटा ऐसी चीज जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है उसको सेल कहते हैं. सबसे पहले सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया और उन्हीं ने इसको नाम दिया सेल. उन्होंने क्या किया, कॉर्क की स्लाइस को एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट के अंडर ऑब्जर्व किया. मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप जैसा एक इंस्ट्रूमेंट था. तो उन्होंने क्या करा, कॉर्क लिया. कॉर्क क्या है? कॉर्क एक पेड़ होता है, उसके बार का एक पार्ट होता है. तो उसको उन्होंने छोटा सा उसका पीस लिया और उसको माइक्रोस्कोप जैसे एक इंस्ट्रूमेंट में देखा. ठीक. और उन्होंने देखा, ये पिक्चर में आप देखिए, बगल में पिक्चर दी हुई है. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर छोटे छोटे, ये देखिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं बने हुए. और इन सब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के बीच में क्या है? वॉल्स है. ठीक है. और ये वॉल्स जो हैं ये एक्चुअली डेड सेल्स से बनी हुई हैं. ठीक है. और उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ये भी कहा कि ये जो दिख रहा है माइक्रोस्कोप में ये बिल्कुल हनी कोम जैसा दिखाई देता है. अब हनी कोम क्या है? मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, इसको ध्यान से देखिए आप, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है. मधुमक्खी के छत्ते को अगर हम दूर से देखते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हमें दिखाई देते हैं जिनकी प्रॉपर वॉल्स होती हैं. तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही ये नजर आता है. और उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट है ये एक एक सेल है. उन्होंने ये भी कहा जैसे जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट जिससे बिल्डिंग बनती है वो क्या है? वो है ब्रिक. जैसे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर पूरी बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल उसी तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं तब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ब्रिक है टू बिल्डिंग वैसे ही सेल्स हैं टू एन ऑर्गेनिज्म. राइट. फिर एक सेल थ्योरी दी गई. इस सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो हम देख लेते हैं. सेल थ्योरी कहती है कि सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, सबसे छोटे यूनिट हैं. ठीक है. ऑफ लाइफ, जिनका कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और कुछ इनकी स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं. है ना. तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा यूनिट लाइफ का जिसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और जिसके कुछ खास फंक्शंस भी हैं. सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि सेल्स लाइफ के क्या है? बेसिक यूनिट, सबसे मुख्य यूनिट है. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. सेल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. है ना. मतलब प्लांट्स हो या एनिमल्स हो दोनों ही सेल से बने होते हैं. ज्यादातर सेल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं इन साइज कि वो नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं. ठीक है. और इसीलिए सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं. ठीक है. सेल्स दो तरह के हो सकते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. जाहिर सी बात है जिन सेल्स से एनिमल्स बने होंगे, ह्यूमन बीइंग्स हम सब लोग बने हैं, उन्हें एनिमल सेल्स कहेंगे. और जिन सेल्स से प्लांट्स बने हैं
है ना, किसी भी तरह का प्लांट, उसके लीव्स, प्लांट के स्टेम, इनमें जो सेल्स होंगे वो प्लांट सेल्स कहलाएंगे। ठीक। अगर हम कहें कि ह्यूमन बॉडी कितने सेल्स से बनी है ना, 2, 4, 6, तो हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है। कैन यू इमेजिन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स? कैसे सेल्स? जिनके अलग अलग शेप्स हैं और अलग अलग साइजेस हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग सेल्स के ग्रुप होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। कुछ सेल्स जो है, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं, तो वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका फंक्शन है डाइजेशन करना। एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लीजिए रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो रिप्रोडक्शन करेंगे, उनका काम है रिप्रोडक्शन के सारे फंक्शंस परफॉर्म करना। फिर मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ सेल है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो इसके जितने भी सेल्स होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, उनका फंक्शन होगा एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करना, और उनका अलग अलग काम होगा, अलग अलग फंक्शन उनको असाइंड होगा। अगर हम सेल्स के बेसिस पर देखें तो ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन। हाँ, यस, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं और इनको यूनिसेल्यूलर कहते हैं। भाई, क्या हम, यानी कि ह्यूमन बॉडी, क्या हम एक सेल से बने हैं? क्या हमारी बॉडी एक सेल से बनी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है जिनका अलग अलग फंक्शन है, हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है। अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, इनमें एक ही सेल होता है जिसको सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब चाहे वो लोकोमोशन हो, यानी कि मूवमेंट हो, या फिर ग्रोथ हो, या रिप्रोड्यूस करना हो, या एक्सक्रीशन हो, सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही सेल है। ठीक है। एग्जाम्पल है अमीबा, क्लमाइडोमोनास एंड पैरामीशियम। ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। अब यहाँ पर हमें नाम से समझ में आ रहा है मल्टी, यानी जिनमें एक से ज्यादा सेल हैं। जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, हमने पहले भी बताया, वो अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनके पास एक काम होता है ना, इनको ये काम इनका रहता है कि सबके पास एक अलग यूनिक या एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना होता है अलग अलग सेल्स को। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। ये आपके लेफ्ट में पिक्चर है, ये है अमीबा, आप देख सकते हैं, और ये राइट में है पैरामीशियम। दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका मतलब है कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो है, इनमें एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल। और ये सभी प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल अदर प्रोसेसेस को ये कैरी करते हैं, जैसे कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म करता है, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि लोकोमोशन है, या डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है। ये सभी प्रोसेसेस ये भी उसी तरह से फॉलो करते हैं जिस तरह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अमीबा की खास बात यह है कि अमीबा जो है, इसका शेप कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ये बार बार अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। देखिए, इसीलिए इसका शेप कुछ इस तरह से है, इस तरह से हम बनाते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा है सूडोपोडिया के कारण। जी हाँ, सूडोपोडिया ऑल्सो नोन एज फॉल्स फीट। फॉल्स फीट की वजह से ये अपना शेप बार बार चेंज करता है, और इसी वजह से ये मूवमेंट कर पाता है, और ये अपना फूड भी इसी तरह से गैदर करता है, फूड को भी कैप्चर करता है बाय यूजिंग सूडोपोडिया। शेप्स ऑफ सेल्स, है ना। सेल्स का मोस्टली जो शेप है वो राउंड, स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड रहता है। राउंड यानी गोल, स्फेरिकल यानी स्फीयर शेप्ड में, या फिर लंबा सा रहता है, इलोंगेटेड। कुछ सेल्स स्पिंडल शेप्ड भी होते हैं। स्पिंडल शेप्ड यानी दोनों तरफ से लॉन्ग, दोनों तरफ से वो पॉइंटेड रहते हैं और लंबे रहते हैं। एग्जाम्पल मसल सेल।
इसका पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ लंबे और ब्रांच होते हैं, जैसे कि नर्व सेल या न्यूरॉन। ब्रेन में जो सेल्स होते हैं ना, नर्व सेल्स, बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम का जो सिस्टम जिन सेल से बना होता है वो होते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स लंबे होते हैं और उनकी ब्रांचेस होती हैं। कुछ सेल्स होते हैं लीव्स में, जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, और ये किडनी के शेप के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेल्स और उनका उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो भी दूसरे पार्ट्स होते हैं, वो एक थिन मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, उसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है। कहाँ पर सेल वॉल होता है? प्लांट के सेल्स में, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। सेल वॉल जो है वो शेप तो देता ही है प्लांट सेल को, इसके साथ ही सेल्स को रिजिडिटी देता है ना। शेप और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करता है सेल वॉल। इसके अलावा एक होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में तो होती है ना, एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ एक शेप देती है और जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको एनक्लोज करती है, बस। ये देखिए, ये है मसल सेल, हमने अभी बात करी थी कि इलोंगेटेड रहता है लंबा सा और दोनों तरफ से पॉइंटेड रहता है। ठीक है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये है गार्ड सेल्स जो लीफ में होते हैं। ये हैं दो, ये जो आपको दिख रहा है किडनी शेप, ये गार्ड सेल है। ठीक है। और ये स्टोमेटल पोर है। और ये जो गार्ड सेल हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन जो दिख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट, है ना। बेसिकली ये स्टोमाटा की ओपनिंग है ना। स्टोमाटा जिससे हमने पढ़ा है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसी से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मोस्टली जो भी एक्सक्रीशन और जो भी इनटेक होता है वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू ही होता है। ठीक। ये देखिए थर्ड जो फिगर है हमारा, इसमें हमने नर्व सेल दिया हुआ है। आप देखिए ये नर्व सेल का एक पॉइंट पे ये कैसा होता है, एक एंड पे, फिर एक लंबी सी इसकी एक रॉड लाइक लंबा सा वो रहता है, और नीचे इसमें टर्मिनल्स निकले हुए होते हैं जिनको नर्व टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है। साइजेस ऑफ सेल, हम साइज की बात करें तो सेल्स का साइज बहुत ही स्मॉल, यानी कि मीटर मीटर का एक मिलियंथ पार्ट। नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट इज अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर? मिलियंथ पार्ट यानी कितना छोटा, से लेकर बहुत ही लार्ज यानी कि फ्यू मीटर्स तक हो सकता है। मोस्टली ज्यादातर सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं इन साइज, ये हमने पहले भी पढ़ा है। माइक्रोस्कोपिक है साइज में, यानी ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और ये नेकेड आई को यानी नॉर्मल आई से हम इनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसीलिए कहेंगे माइक्रोस्कोपिक इन साइज। स्मॉलेस्ट सेल का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है इन बैक्टीरिया, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर इंटू 170 इंटू 130 मिलीमीटर होता है। ध्यान रखिए जो एग होता है ना, एग जो है वो एक सिंगल सेल है, ये ध्यान रखिए। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेल्स नहीं है। कोई भी जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो एक सिंगल सेल होता है हमेशा। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि सेल का जो साइज है वो ऑर्गेनिज्म के साइज के इंडिपेंडेंट है। मतलब ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है तो साइज, उसके सेल का साइज भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। सेल का साइज फंक्शन पर डिपेंड करता है जो वो परफॉर्म करता है, ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात हमें याद रखनी है। चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आप एक हेन का एग ले लीजिए, जो नॉर्मल एग हम घर में यूज करते हैं, जिसे हम जो एडिबल होते हैं। हम एक नॉर्मल एग लेंगे और क्या करेंगे, नॉर्मली एग में क्या होता है आप बताइए। नॉर्मली एग में एक लिक्विड होता है, हम देखते हैं लाइट येलोइश, है ना, और उसके अंदर एक बिल्कुल येलो कलर का
गोल वो रहता है, गोल मटेरियल रहता है जिसको योक कहते हैं, एग योक, है ना? तो ये लिक्विड रहता है। लेकिन अगर हम इस एग को बॉईल कर दें, हमें क्या करना है? एग को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हम इसका छिक्कल, इसकी शेल जो है वो निकाल देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि एक वाइट सॉलिड पार्ट है, और उसको अगर हम अंदर काट के देखेंगे तोड़ के, तो उसके अंदर वो येलो वाला पार्ट है जो हमने लिक्विड फॉर्म में देखा था। तो जब हमने बॉईल किया इसको, तो ये सॉलिड क्यों हो गया? सॉलिडिफाई कैसे हो गया? हीट देने पर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज हुआ और ये हार्ड हो गए, है ना? हार्ड हो गए, और ये इस तरह से आपके सामने आपको दिख रहा है। ये पूरा जो है वो सॉलिडिफाई हो गया लिक्विड मटेरियल। जो व्हाइट मटेरियल है वो है एल्ब्यूमिन, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है? तो इसीलिए एग जो है इट इज रिच इन प्रोटीन, बहुत ही हाई प्रोटीन होता है एग। और इसका जो येलो पार्ट है इसको योक कहते हैं, और इसमें फैट्स होते हैं। तो अगर आप प्रोटीन के लिए एग खाते हैं तो जनरली योक नहीं खाते हैं, योक को रिमूव कर देते हैं। और अगर आपको फैट्स भी चाहिए हैं तो फिर एग पूरा जो है वो कंज्यूम किया जाता है। हम बात करेंगे अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी किस तरह से सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डाइजेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इन सभी में अलग अलग तरह के सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है। ये जो सेल है इससे लेकर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बनता है, ये है आपका ऑर्गेनिज्म साइड में। ठीक है? तो कैसे बनता है? हमेशा देखिए, ध्यान रखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ठीक है ना? सेल क्या है? फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक? टिश्यू क्या है? सेल्स का एक ग्रुप है, ऐसे सेल्स का जो कि एक सिमिलर तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल नर्व टिश्यू, है ना, जो नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है और वहां का काम करेगा। ठीक? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। ठीक? सिमिलर टाइप के जो टिश्यूज होते हैं वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। फिर सिमिलर ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गन सिस्टम में, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? हमें मालूम है, स्टमक, लिवर, है ना, इंटेस्टाइन, फूड पाइप, ये सब इन्वॉल्व होगा। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं किसके? ऑर्गन सिस्टम के। कौन सा ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक? और इस तरह से ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो आपने देखा किस तरह से सेल, जो कि बेसिक यूनिट है, यानी एक ऑर्गेनिज्म का सबसे फंडामेंटल और सबसे छोटा लिविंग यूनिट है, वो है सेल। और किस तरह से सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना। ये देखिए हमने लिखा हुआ है वही जो अभी हमने पढ़ा है। ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है और परफॉर्म करते हैं सिमिलर एक्टिविटी, जैसे कि स्किन, हार्ट। ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ा अभी कि बहुत सारे ऑर्गन्स साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक या ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म भी हमने पढ़ा अभी कि ऑर्गन सिस्टम्स का कलेक्शन जो है वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म। एक ह्यूमन बीइंग में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ये बात याद रखने वाली है ना? ह्यूमन बीइंग में कितने? 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे? एक हम लेंगे अनियन, और अनियन के अंदर की जो ड्राई पिंक कवरिंग है ऊपर जो रहती है ना, उसको हटा देंगे। उसके बाद हम इसके पीसेस काटेंगे और हम देखेंगे
कि अनियन की जो हम पीसेस काटेंगे उसमें हम देखेंगे एक बहुत ही थिन सी अनियन की पील होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। जब भी हम अनियन सैलेड में खाते हैं ना, तब हम देखते हैं एक पतला सा पील रहता है, एक बिल्कुल छिक्कल जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। वो हमें लेना है, उसको हम अनियन पील कहते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट हम कट कर लेते हैं फोर्सेप्स से या ब्लेड से, और उसको हम एक क्या करेंगे, उसे हम एक स्लाइड पे रखेंगे। कांच की स्लाइड होती है जिसके ऊपर हम किसी भी चीज को रख कर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को उसको रख देंगे। अब ये क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो हम देख ही नहीं पाएंगे इसमें सेल्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें मीथिलीन ब्लू एक सोल्यूशन होता है, उसकी एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल देंगे ताकि वो ब्लू कलर का हो जाए और हम सेल्स को आसानी से देख पाए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगा देंगे कवर स्लिप। प्लास्टिक की सर्कुलर छोटी सी रहती है, थिन सी एक प्लेट टाइप डिस्क रहती है गोल, उसको इसके ऊपर लगाते हैं और फिर इसको, ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं, और इसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। माइक्रोस्कोप में हम कुछ इस तरह से देखते हैं, ये देखिए। माइक्रोस्कोप में आपको बहुत सारे छोटे छोटे ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट्स, ये सेल्स हैं। और सेल्स के अंदर जो एक डॉट दिख रही है, ये सेल का न्यूक्लियस है। क्या है? सेल का न्यूक्लियस। सेल में एक होता है, एक छोटा सा एक ऑर्गेनेले होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा कि जो अनियन का जो पील है वो काहे से बना है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना है जो काफी सिमिलर है साइज में। और किस तरह से अरेंज है देखो, जैसे एक दीवार बनती है ना ब्रिक्स से, उसमें ब्रिक्स अरेंज रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सेल्स अरेंज्ड हैं अनियन पील में। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट्स ऑफ अ सेल। सेल्स के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? नॉर्मली कोई भी सेल तीन मेन कंपोनेंट से बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये देखिए जो बाहर की कवरिंग है, ये पतली सी थिन कवरिंग होती है बाहर की, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये एक शेप प्रोवाइड करती है दोनों ही तरह के सेल को, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है जो थिक होती है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। प्लांट्स में इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं और उन्हें एक ही जगह पर रहकर क्लाइमेटिक एडवर्सिटीज को फेस करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर में वेरिएशन या तेज हवा, विंड स्पीड एक्सेट्रा। तो ये चीजें ये बर्दाश्त कर पाए, सहन कर पाए, इसलिए इनमें एक एडिशनल सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है सेल में, पूरे सेल में को कवर करता है, ये सेमी फ्लूइड जैसा होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही बाकी सारे जो ऑर्गेनेलेज हैं, है ना, तो मतलब जो न्यूक्लियस है, वैक्यूल हुए है, इन सबको ऑर्गेनेलेज कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं, स्कैटर्ड से पाए जाते हैं। ठीक, सेंटर में अक्सर सेंटर में एक सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट होती है, राउंड शेप्ड, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्लांट सेल जो है वो बड़ा होता है इन साइज देन एनिमल सेल। फिर ये आप देख रहे हैं बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा एम्प्टी स्पेस जो है ये है वैक्यूल। प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल होता है जो साइज में काफी बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल हो सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक वैक्यूल है, एक वैक्यूल ये है, एक वैक्यूल ये है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट सेल में एक और ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटी कलर्ड बॉडीज होती हैं जिनको प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, है ना, लेकिन ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, इन्हें आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। अभी के लिए हमारा इतना पढ़ना जो है काफी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर थिन कवरिंग, पतली सी कवरिंग होती है। इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कहते हैं। इसका काम होता है कि ये सेल को एक शेप देती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करना यानी इसके अंदर जो भी वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, उसको बाहर से प्रोटेक्ट करती है। बाहर का कोई प्रेशर, कोई फोर्स उसके ऊपर आए तो उसका असर अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन पर ना पड़े। सेल मेम्ब्रेन में टाइनी पोर्स होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल के अंदर या बाहर किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं। यानी कोई भी चीज अगर सेल एब्जॉर्ब कर रहा है या कोई चीज सेल से बाहर आ रही है तो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये टाइनी पोर्स। सेल मेम्ब्रेन किसको एंक्लोज करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। हमने अभी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक सेमी फ्लूइड लिक्विड जैसा भरा होता है सेल में, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक सिंगल गोल सर्कुलर बॉडी होती है सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। राइट, नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये हमने यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है और अंदर ये जो मटेरियल भरा हुआ है पूरा, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक मटेरियल होता है। मैंने कहा सेमी फ्लूइड, जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल को पूरी तरीके से फिल करता है। बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यानी ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक, कौन कौन से ऑर्गेनेलेज होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है राइबोसोम, एटसेट्रा। अलग अलग ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये हमको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म यानी वो जेली लाइक लिक्विड जो सेल में भरा हुआ है, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, इन दोनों को मिला के टुगेदर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस तो हमने देखा कि ये सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेल होता है, जो मोस्टली सेल के सेंटर में होता है, सर्कुलर होता है, राउंड होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक टाइनी, बहुत ही छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कैसा होता है? जनरली शेप में स्फेरिकल होता है और मोस्टली सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को कवर करती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में रहती है, तो इसको सेपरेट करती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जो न्यूक्लियस को एनक्लोज करती है, और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये उसको सेपरेट करती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स वो हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स। जीन्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन तक अलग अलग ट्रेट्स का ट्रांसमिशन करते हैं। हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे बहुत हाइट में लंबे हैं और उनके जो फादर है वो भी बहुत लंबे हैं, तो हम कहते हैं ना कि अरे वो उनके पापा के ऊपर गया है। तो पापा का ये जो जेनेटिक ट्रेट है जो बच्चे ने इनहेरिट किया है, ये जीन्स की वजह से होता है। और जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से ये जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, वो शक्ल आप देखोगे ना, चेहरे से भी आप देखोगे तो बहुत सिमिलर दिखते हैं। आपको चेहरा देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, है ना। तो इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं बिकॉज ऑफ जीन्स। इनके अलावा एक और ऑर्गेनेले सेल में होता है जिसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वैक्यूल क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनेले होते हैं जिनके आसपास मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले कहेंगे इन्हें, और ये साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं तैरते हुए। ठीक है, इनमें एक लिक्विड भरा होता है जिनको बोलते हैं सेल सैप।
जिसमें डिजॉल्व्ड शुगर एंड सॉल्ट्स रहती हैं। ठीक है, तो ये फिल्ड है विथ लिक्विड, लिक्विड को कहते हैं सेल सैप, जिसमें डिजॉल्व्ड शुगर एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट रहती है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो साइज में बड़ा होता है, ये हमको बात याद रखनी है, देन दैट ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है उसका साइज छोटा होता है, जबकि जो प्लांट सेल में होता है उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनेलेज होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स क्या हैं? स्मॉल कलर्ड बॉडीज हैं, छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज हैं, जो प्लांट सेल में यहाँ वहां जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड देखी जाती हैं। ठीक है, बिखरी हुई देखी जाती हैं, और ये अलग अलग कलर की हो सकती हैं। जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिड्स किसमें होते हैं? प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड और प्लांट, पीएलए पीएलए। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो क्या है? कलर्ड बॉडीज हैं, ठीक, जिनमें क्लोरोफिल होगा, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होंगे और वो कहलाएंगे क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने कहाँ सुना है? पहले याद करो, ये हमने सुना है फोटोसिंथेसिस में, है ना। छोटी क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, जो बाकी कलर के प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। अब ये क्या होते हैं? वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट रहता है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी कि न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच की एक वॉल होती है ना, और उन दोनों को सेपरेट करती है। तो अगर किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियर मटेरियल भी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ मिलेगा, आपको स्प्रेड किया हुआ मिलेगा। तो ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इस तरह के सेल्स होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। इसके दो एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी, सिर्फ ये ही दो प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी यूकैरियोट्स हैं। कैसे? तो ऐसे सेल्स जिनमें एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, जिसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और सभी ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऐसे सेल्स होते हैं, है ना, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो देखा जाए तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी को छोड़कर बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जबकि बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल ऑर्गेनाइज्डली प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने सेल के सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम पहला वाला जो कॉलम है रखेंगे पार्ट ऑफ द सेल, दूसरा लेंगे प्लांट सेल, और तीसरा बनाएंगे एनिमल सेल। ठीक, सबसे पहला हम पार्ट लेंगे सेल वॉल, और प्लांट सेल में लिखेंगे कि प्लांट सेल में एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। फिर सेकंड पार्ट हम लेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक, फिर हम लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमें पता है कि दोनों में ही प्रेजेंट रहती है। फिर बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म भी हमें मालूम है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है। फिर हम देखेंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रेजेंट, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लेंगे वैक्यूल, तो वैक्यूल का हमने पढ़ा है कि वैक्यूल प्लांट सेल में एक होता है
और लार्ज होता है इन साइज, बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स मेनी होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, और साइज में छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज। फिर आखिरी पार्ट हम लेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो इस तरह से हम प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। So with this we complete our today's chapter, cell structure and functions. I'm very sure all the topics must have been clear to every student. But still, if you have any doubt, please comment box में अपना doubt comment करिए, and I would love to solve all your questions and doubts. Also, अगर आपको इस चैनल के वीडियो लेसन्स पसंद आते हैं तो do like and subscribe the channel and also do share it with your friends. Thank you.